हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आधुनिक भारत के विषय में पढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य के विषय में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए। उनका राजत्व में कोई विशेष महत्व नहीं रह गया और उनकी सत्ता की बागडोर जो थी वो ईरानी तुरानी गुट व अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई। 18वीं सदी के प्रारंभ से ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद के विषय में, जिसकी स्थापना 1724 ईस्वी में हुई। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निज़ाम उल मुल्क, जो आसफ जाही वंश से संबंधित था, इसे चिन किलेज खां भी कहा जाता था। निज़ाम तुरानी गुट का था। इसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निज़ाम मोहम्मद शाह, जो कि उस समय मुगल बादशाह थे, उसके द्वारा दक्कन में नियुक्त एक सूबेदार था। 1720 से 22 के बीच उसने दक्कन में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया तथा 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा। किंतु वजीर के पद पर रहते हुए उसने प्रशासन में जो सुधार लाने की कोशिशें की, उन्हें मोहम्मद शाह ने नाकाम कर दिया। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि वही वह आधिपत्य बनाए रख सकता था। 1724 में निज़ाम ने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जहां उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक विखंडन या बिखराव यहीं से शुरू हुआ। निज़ाम ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। निज़ाम ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया और राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निज़ाम ने मुगल सूबेदार मुबारिज़ खां को पराजित किया। उसके बाद मुगल बादशाह ने निज़ाम को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। 1748 में निज़ाम की मृत्यु के बाद हैदराबाद आंतरिक संघर्ष व कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेज व फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। बात करते हैं कर्नाटक के विषय में। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। इस तरह वह हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। यह भी निज़ाम की तरह दिल्ली सरकार से स्वतंत्र होकर अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त करके ओहदे को वंशानुगत बना चुका था। इन्होंने अपने दोस्त यानी भतीजे अली को निज़ाम की मंजूरी के बिना उत्तराधिकारी बना दिया था। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर सादतुल्ला खान, जो कि कर्नाटक का नवाब था, उसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। सादत के बाद कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना। अंततः कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर 1801 में राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे, उनमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई, जो 1947 तक जारी रही। इसी तरह तंजौर और सूरत भी हड़प लिए गए। अब बात करते हैं स्वायत्त राज्य बंगाल के विषय में। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को दिया जाता है, जिसमें इसके सहयोगी अली वर्दी खां की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शीद को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुशान था, जो राजदरबार से संबंधित होने के कारण अधिकांश दिल्ली में ही रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शीद कुली खां के पास थी। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शीद को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने कालांतर में स्वयं को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त करके स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। मुर्शीद के शासनकाल में 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण व गुलाब मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ। दूसरा विद्रोह शुजात खान ने और तीसरा नजात खान ने किया। मुर्शीद ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया। मुर्शीद कुली खां ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था को नए सिरे से प्रबंध किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि होती थी, उसमें तब्दील कर दिया।
ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली यानी इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन, जिसका कार्यकाल 1727 से 1739 ईस्वी रहा, बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने सरफराज को गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हथिया लिया और मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अली वर्दी खां ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग व वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की। अली वर्दी ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अली वर्दी ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की संज्ञा दी और कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो उन्हें शहद देंगे, किंतु यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। सिराजुद्दौला को हटाकर अंग्रेजों ने अपने कठपुतली नवाब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी। बंगाल नवाब मीर कासिम, जिसका कार्यकाल 1760 से 1763, उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना से सामना हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने उस समय किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बाद पुनः मीर जाफर को दूसरी बार शासक बनाया गया, जिसका कार्यकाल 1763 से 65 रहा। उसके बाद नज़्म-उद-दौला को, उसके बाद शैफ-उद-दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। बात करते हैं अवध के विषय में। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य करना आरंभ कर दिया। शहादत खां ने भी 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। उचित भू लगान लगाकर और बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से शहादत खां को 7000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए शहादत खां को दिल्ली भेजा। 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग, जिसे अबुल मसूर खां भी कहा जाता है, अवध का नवाब बना। सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। सफदरजंग ने 1748 में मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया, इसलिए सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। इसके साथ ही उसे इलाहाबाद प्रांत भी दे दिया गया। 1754 में सफदरजंग के बाद उसका पुत्र शुजा-उद-दौला शासक बना, जिसने बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और 1764 में अंग्रेजों के साथ बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया। शुजा-उद-दौला के बाद अवध का नवाब आसिफ-उद-दौला, जिसका कार्यकाल 1775 से 97 ईस्वी हुआ, बना। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और लखनऊ में इसने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, जिसका कार्यकाल 1847 से 56 ईस्वी रहा था, जिसके कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1756 में अंग्रेजी राज्य में अवध को मिला लिया। अब बात करते हैं मैसूर के विषय में। तालीकोटा की युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था और इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उसमें मैसूर भी एक राज्य था। इस समय मैसूर पर वाड्यार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज नाम मात्र का शासन था। शासन का असली कार्यभार जो था वो 2 मंत्रियों नंदराज और देवराज के हाथों में था। इस समय मैसूर पर मराठा और निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। मराठे उसे वित्तीय व राजनीतिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते थे, जबकि निजाम इसे मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझता था। हैदर अली का जन्म मैसूर के कोलार जिले में 1721 में हुआ। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में व्यतीत शुरू किया।
और वह अपनी योग्यता के दम पर वह शीघ्र ही सेनापति के पद पर पहुंच गया। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों की सहायता से उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में हैदर ने नंदराज को हटाकर सत्ता हथिया ली और बेदनूर के शासक की मृत्यु पर वहां कब्जा कर उपशासक नियुक्त किया। हैदर अली एक वीर योद्धा कुशल प्रशासक था। उसने अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया, जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई, तोपखानों का निर्माण किया। कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट पर उसने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया, जहां नागरों से उसका संघर्ष हुआ। सत्ता के आरंभ से ही वह निजाम मराठों और अंग्रेजों से लड़ता रहा। अंग्रेजों द्वारा मैसूर के मामले में हस्तक्षेप के क्या कारण रहे? दो कारण महत्वपूर्ण हैं, वाणिज्यिक और सामरिक। वाणिज्यिक कारणों में मैसूर राज्य की भौगोलिक स्थिति, जो कि सुदूर देशों से व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी थी। मालाबार तट पर अवस्थित होने के कारण तट के लाभकारी व्यापार पर मैसूर राज्य का नियंत्रण था। अंग्रेज यहाँ काली मिर्च और इलायची के व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे। सामरिक कारणों में मैसूर से मद्रास की संप्रभुता को खतरा था। मैसूर राजस्व के मामले में भी धनी प्रदेश था और फ्रांसीसियों से उसके अच्छे संबंध थे, जिस कारण मैसूर फ्रांसीसी संबंध अपने आप में अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में, जो कि 1767 से 69 ईस्वी तक लड़ा गया। इसके क्या कारण रहे? अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं, सामरिक और वाणिज्यिक, हड़प नीति, अंग्रेजों की हड़प नीति, कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली व हैदर अली में शत्रुता, मालाबार के नायर सामंतों पर हैदर अली का नियंत्रण, हैदर अली का अंग्रेजों की मित्रता का प्रस्ताव न मानना और निज़ाम व मराठों की ईर्ष्या। किससे? मैसूर राज्य से, जो कि बार बार उस पर आक्रमण करते रहते थे। तो हैदर अली ने अपने कूटनीतिक विशेषज्ञता का परिचय देते हुए अंग्रेजों को मद्रास तक खदेड़ दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज व हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुई, जिसमें हैदर अली व ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश व युद्धबंदी लौटा दिए, एक दूसरे पर किसी भी भारी शक्ति के आक्रमण के समय सहायता का वचन दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 84 ईस्वी में लड़ा गया, इसके कारणों में मराठों ने मैसूर पर 1770 में आक्रमण किया था। उस समय अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि की शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिसमें उन्होंने वचन दिया था कि वो किसी भी बाहरी आक्रमण के समय उनकी सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो दूसरा कारण अंग्रेजों का माहे पर अधिकार, फ्रांसीसी, जो कि फ्रांसीसी बस्ती था। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में अरकाट पर आक्रमण कर अंग्रेज कर्नल बेली को बुरी तरह परास्त किया। हैदर अली द्वारा त्रिगुट का निर्माण भी इस युद्ध के कारणों में प्रमुख है, जिसमें मैसूर, निज़ाम और मराठा, हैदर अली ने निज़ाम और मराठा को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध के परिणामों में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफल कूटनीति से महादजी सिंधिया और निज़ाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग कर दिया। उसने हैदर अली के त्रिगुट को तोड़ दिया और मराठा और निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया। 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप 1782 में युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान अगला शासक बना, जिसने युद्ध जारी रखा, किंतु यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप टीपू व अंग्रेज़ों के बीच मंगलोर की संधि हुई, जो 1784 में हुई। इसमें अंग्रेज़ों के व्यापारिक अधिकार को टीपू को मानना पड़ा और अंग्रेज़ मैसूर मित्रता बनाए रखेंगे यह वचन दिया और संकट के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 ईस्वी में हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ। इस युद्ध के कारण मैंगलोर की संधि का अस्थायित्व, टीपू का फ्रांसीसियों से संपर्क, टीपू ने फ्रांसीसियों की सहायता मांगने के लिए कुस्तुनतुनिया व फ्रांस में अपने दूत भेजकर सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। त्रावणकोर व अंग्रेज़ों के मित्रतापूर्ण संबंध, जिस पर टीपू ने त्रावणकोर द्वारा क्रय किए गए क्षेत्र को अपना संरक्षित क्षेत्र मानते हुए त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। तो यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण है।
कॉर्नवालिस ने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए वेल्लूर और बेंगलोर पर अधिकार कर निजाम व मराठों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। 1792 में कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम में स्थित किले को घेरकर श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए उसे विवश किया, जो कि 1792 में हुई। इस संधि के परिणामों में टीपू को अपने राज्य का आधा भाग और युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े। इसके तहत अंग्रेजों को 12 महंडी गुल और मालाबार मिला, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, यानी मराठा और निजाम को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा गया, इसके कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक व साम्राज्य विस्तार नीति, भारत पर नेपोलियन के आक्रमण का खतरा। लॉर्ड वेलेस्ली के भारत आगमन के समय टीपू ने मॉरिशस से आए फ्रांसीसी सैनिकों का स्वागत किया और टीपू फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहा, यानी फ्रांसीसी नागरिक की खुद को संज्ञा दी। लॉर्ड वेलेस्ली का टीपू पर आरोप था कि टीपू मॉरिशस, अफगानिस्तान, अरब व कुस्तुनतुनिया के फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर रहा है। परिणाम स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली ने आक्रमण कर दिया। टीपू श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व वेलेस्ली, हेस्टिंग्स व स्टुअर्ट ने किया था। इस युद्ध के परिणाम यह हुए कि अंग्रेजों ने कनारा, बायनाड, कोयम्बटूर व श्रीरंगपट्टनम को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मैसूर के शेष भाग पर पुराने हिंदू वंश वाड्यार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को शासक बना दिया, जिससे उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए। इस प्रकार मैसूर की स्वतंत्रता का सूर्यास्त हो गया। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के विषय में। टीपू सुल्तान 1782 में पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद शासक बना। युद्ध भूमि में ही टीपू सुल्तान अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और शासन प्रशासन में आधुनिकता के समावेश के कारण अधिक पहचाना जाता है। टीपू अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ आदि भाषाओं का ज्ञाता था। उसने नवीन प्रयोग के अंतर्गत नई मुद्रा, मापतोल की नई इकाई और नवीन संवत कैलेंडर का प्रचलन किया। टीपू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया तथा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। 1796 में टीपू ने अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। मोलिदाबाद, वाजिदाबाद, मंगलोर में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण कराया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने कभी सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की थी, टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के जारी किए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया और अपने आप नागरिक टीपू पुकारा। 91 में मराठा के घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत और शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना हेतु धन दिया। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। उसने इस उद्देश्य हेतु आधुनिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उसने देशीय व अंतर्देशीय व्यापार बढ़ाने के लिए अनेक गुमाश्तों को नियुक्त किया था तथा कई उद्योगों को राजकीय सहायता प्रदान की थी। टीपू ने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए विदेशी व्यापार हेतु फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू यानी बर्मा में अपने व्यापारिक तथा अरब कुस्तुनतुनिया, काबुल, मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। टीपू अपने व्यक्तिगत धर्म के मामले में रूढ़िवादी था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति वह सहिष्णु था। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। टीपू को सीधा साधा दैत्य भी कहा जाता था। वीरता के कारण से शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। उसने कहा, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भीड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। टीपू वह प्रथम नागरिक था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया। अगली वीडियो में हम आपको केरल, रुहेलखंड, पंजाब व मराठों की स्वतंत्र राज्य की स्थापना और उनके परिणामों के विषय में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।